नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 का सेशन शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि 2026 का प्री का एग्जाम जो है वो थोड़ा जल्दी होगा, यानी अक्टूबर 2026 में ना होके शायद मई जून में हो सकता है। कंफर्मेशन आपको जब दिसंबर में कैलेंडर आएगा तब पता लग जाएगी, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि पेपर ये जल्दी हो सकता है। अब जो लोग पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में है, शुरू में ही अभी हैं या एक आधा साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर उनमें भी वो लोग जो जिनकी एज 30 साल से ज्यादा की है, 30 प्लस एज के हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, हाउस वाइफ है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है, जिससे कि वो पीसीएस संबंधित अपने जो भी डाउट्स हैं या अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से कर पाए। कई बार लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर क्या 30 साल के बाद पीसीएस बन सकते हैं? मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जब सरकार को लगता है कि आप 40 साल की उम्र में पीसीएस बन सकते हो, तो आपको भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप 40 साल क्या, अगर रिजर्व कैटेगरी में तो 45 साल तक आप पीसीएस बन सकते हैं, बशर्ते आप जो पीसीएस की तैयारी है उसको ठीक से करें, उसके अकॉर्डिंग करें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होंगे, वो 3 कौन से स्टेप्स हैं जिससे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। और ये स्टेप्स मैंने बहुत ही अपने अनुभव से लेकर बनाया है कि सिर्फ यहाँ पर किताबों तक बात नहीं है, बहुत डीप जाके बना रहे हैं कि जो भी आपके व्यक्तिगत रूप में आपके जो आप जो प्रॉब्लम झेलते हो, महसूस करते हो, उन सबको समझते हुए ये 3 स्टेप प्रिपरेशन बनाया है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट। हम ये बात सुनते हैं कि माइंड सेट सही होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही माइंडसेट होना चाहिए। बट ये एक्चुअली है क्या? माइंडसेट को मैं किस तरह देखता हूं प्रिपरेशन, जब पीसीएस की बात करते हैं तो माइंडसेट का मतलब क्या है, सही माइंडसेट का मतलब क्या है, उसको मैं अपनी जो भाषा में समझता हूं उसको मैं यहाँ पे आज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक माइंडसेट का जो मतलब होता है, जो मेरे लिए हमेशा से रहा है, वो ये रहा है कि जब व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना रह जाए। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके अंदर उस एग्जाम का भय नहीं है, भयहीनता, एक तरह की भयहीनता आ गई है। आप डर डर नहीं रहे हो, ना असफल होने से डर रहे हो, ना एग्जाम से डर रहे हो, ना एग्जाम के लेवल से डर रहे हो। एक प्रकार की भयहीनता होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। आप महसूस कर सको कि हाँ यार, मैं उस लेवल का व्यक्ति हूं। अगर मैं एसडीएम के पद के लिए ट्राई कर रहा हूं तो मैं एसडीएम बनने के अंदर मेरे अंदर वो पूरी क्षमता है, ईश्वर ने मुझे क्षमता दी है। तो आपके अंदर एक भयहीनता होनी चाहिए, आपके अंदर समर्पण के भाव होना चाहिए, आप समर्पित हो सकते हैं। आप एग्जाम, जो जो पद आप चाहते हो उस पद के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हो पाओ, यह बहुत जरूरी है। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं होगा, किसी को देख के कुछ नहीं होगा। कहीं पेपर में पढ़ लिया, किसी कोई रिश्तेदार पीसीएस बन गया, या अब कुछ नहीं मिल रहा जीवन में तो यही कर लो, ये सब आप कुछ देर के लिए तो आपको मोटिवेट कर सकता है, बट ये आपको अंत तक नहीं ले जा पाएगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके अंदर पूर्ण समर्पण नहीं है। वो समर्पण तब आएगा जब आप यकीन करोगे कि हाँ भाई, मैं इस एग्जाम के लायक हूं, मैं इस पद के लायक हूं, भगवान ने मुझे पीसीएस बनने के लिए ही भेजा है। जब ये भाव आपके अंदर होगा, तभी उस भाव के प्रति आपका अंदर वो समर्पण होगा, आप समर्पित हो जाओगे। ठीक है, तो भयहीनता बहुत जरूरी है। आपको डर नहीं लग रहा है और आप पूर्ण समर्पित हो, और आप कर्म प्रधान हो, यानी कि आप कर्म कर रहे हो। बस आपने कहा देखा जाएगा यार, सफलता सफलता इस बार होगा, अगली बार होगा, 5 साल बाद होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अटेम्प्ट है या जब तक पीसेस बन ना जाए, हम करते रहेंगे। जब ये 3 चीजें मिलती हैं, भयहीनता, समर्पणता और कर्म प्रधानता मिलती है, तो आप देखते क्या हो कि जब ये तीनों चीजें होंगी तो एक स्टूडेंट जो है अपने गोल को ओवरलैप कर जाता है। यानी स्टूडेंट और जो उसका जो गोल है, जो टारगेट है, वो दोनों आपस में आत्मसात हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब ये चीजें हो जाती हैं तो आप एक आनंद की स्टेट में आ जाते हो। आनंद यानी कि अब आपको प्रिपरेशन में मजा आ रहा है, यानी कि आप जो जिस चीज को टारगेट कर रहे हो, उस टारगेट के प्रति आप इतने आनंदित हो, आपको तैयारी में इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको डर नहीं है, समर्पणता पूरी है और कर्म कर रहे हो, आपको कोई भय नहीं है, और आप एक आनंद वाली सिचुएशन में आ गए हो। तो आप क्या देखते हो कि जो भी आप कर रहे हो वो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर, मतलब कि करने का भाव नहीं आ रहा, अब हो रहा है आराम से, कोई थकान नहीं लग रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है।
कोई डाउट्स नहीं है, मतलब कोई भ्रम नहीं है और आप मजे कर रहे हो, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आपको प्रिपरेशन में ये भाव महसूस ना हो कि आप मजा आ रहा है, यार क्या बात है, आज अच्छा पढ़ा, आज बहुत अच्छा सीखा, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप अच्छा महसूस करते हो, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको बस आनंद महसूस करना पड़ेगा। पीसेस तो ठीक है, पद है, एक दिन रिजल्ट आएगा, आप सिलेक्शन हो जाएगा, बन जाओगे, पर उससे पहले का वो जो फीलिंग जो होती है ना, जब आप आनंदित होते हो, उसको मैं कह रहा हूँ आनंद होना। किसी भी एग्जाम की तैयारी, जब आप आनंदित हो जाते हो, समझ जाना कि आप एग्जाम क्रैक होने वाला है, अब आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। तो आपको ये अपने अंदर फील करना पड़ेगा, और ये फील करने का पहला स्टेप है कि आपको पहले अपने अंदर हर प्रकार का भय, हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार का भ्रम निकालना पड़ेगा, पूरा समर्पित होना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। तब देखिए आप कैसे महसूस करते हो, और जब अच्छा महसूस करोगे, आप 1 महीना क्या, 1 साल क्या, 2 साल जब पढ़ लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ कुछ समस्या नहीं आएगी, आप पढ़ते जाओगे, और जब आप पढ़ ही लोगे तो एग्जाम निकल ही जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक सही माइंड सेट का होना। चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह से आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर चलना, शुरुआत करना है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब बड़ी बड़ी किताबें ले आओ, कोचिंग को ज्वाइन कर लो, ये करो, वो सब तमाशे हैं, सब फालतू की बातें। सबसे इंपॉर्टेंट एक सही माइंडसेट का होना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो स्टेज आती है, वो आता है बुक्स, नोट्स। ठीक है, हमने यूट्यूब चैनल में वीडियोस देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, बुक्स देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये इससे हमारा तात्पर्य क्या है। बुक्स बहुत जरूरी है, एक स्टैंडर्ड किताबें होनी ही चाहिए आपके पास। हर सब्जेक्ट, मैं जब तैयारी कर रहा था तो हर सब्जेक्ट की एक किताब, एक बेस बुक होता ही चाहिए आपके पास। वो समय की बात है, यूट्यूब पे इतने वीडियोस वगैरह नहीं आते थे। प्लस आपके पास घटना चक्र भी होना चाहिए पीवाईक्यू के रूप में। लेकिन ये प्राइमरी फोकस है, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। जब आपके पास स्टैंडर्ड किताबें हों, घटना चक्र हो, ये सब आपके पास बेसिक किताबें होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आप पहला एक लेयर कवर करोगे इससे। आप सब खरीदते, मैंने बुक लिस्ट की वीडियोस बनाए हुए पुराने वाले, वो दे सकते हैं, नहीं तो आप जिसको फॉलो करो उसको ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबकी लगभग एक जैसी ही है। बस ये ध्यान रखना कि यूपीएससी वाली किताबें थोड़ा सा अवॉइड करना, पीसीएस पे ही फोकस करना, क्योंकि हम पीसीएस का पेपर देने आ रहे हैं। उस गली का कभी रास्ता नहीं पूछना जिस गली जाना नहीं है। तो हमारी गली कौन सी है? यूपी पीसीएस की है, यूपीएससी नहीं है, यूपी पीसीएस है। ठीक है, फर्क समझिएगा इस चीज को। तो पहला स्टेप है बुक्स, आपके पास स्टैंडर्ड किताबें होनी ही चाहिए। जब स्टैंडर्ड किताबें हो जाती हैं हमारे पास, तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सेकंड स्टेज आती है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रिवीजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेकंड स्टेज है रिवीजन की हमारे पास। ठीक है, अब रिवीजन के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में जो बहुत सारे वीडियोस बनते हैं वो देख सकते हैं, या आपके पास जो भी सिस्टम है रिवीजन का, आपने पर डे का रिवीजन का सिस्टम बनाया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पर डे का सिस्टम बनाइए रिवीजन का। ठीक है, आप पर वीक का बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं आप, एक रिवीजन का एक सिस्टम आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं, इनको पता नहीं होता है, वो तीसरा है आपका कि भाई याद रखना। जो पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है उसको याद रखना। अभी अगर रिवीजन हो गया, रिवीजन क्या होता है, वो थोड़ा सा पैसिव है। मेरा मतलब है कि आपने कोई नोट्स पढ़े और आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। लेकिन रिवीजन का भी जब हम और गहराई में जाकर, हम एक बहुत ही गहराई में जाके करते हैं कि ना भाई, अगर हम, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर टॉपिक टारगेट कर दिया है, जैसे मेरी हमें स्ट्रेटजी रहती है कि अगर हमने कोई टॉपिक को टारगेट कर दिया कि यार इस टॉपिक को तो हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक से तो नंबर आने ही चाहिए, तो फिर वो नंबर आने ही चाहिए। आपने देखा शेर शिकार कैसे करता है? शेर क्या करता है, जो भी अगर मतलब भैंसों के, जंगली भैंसों के झुंड पे नजर रखे हुए है, तो पहले वो बैठा रहता है, पहले वो देखता रहता है कि कौन किसको टारगेट करना है, फिर वो सबसे कमजोर वाले को या जिसको इजिली पकड़ सकते हैं उसे टारगेट करते हैं, और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको एक तरफ किनारे पे ले जाकर झुंड से अलग कर उस पर अटैक करते हैं। जब वो कमजोर हो जाता है उसे अटैक करते हैं और शिकार करते हैं। कुछ ऐसा ही है, आपको टारगेट करना पड़ता है। जैसे मैंने पुराने वीडियोस में मैं बताया था 2025 वाले में कि यूपी पीसीएस की सबसे अच्छी बात क्या है कि यूपी पीसीएस प्रिडिक्टेबल है, बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, यानी कि आप उसको ठीक ठाक सा टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट कर जाते हैं, या टॉपिक रिपीट कर जाते हैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, टॉपिक रिपीट कर जाते हैं, तो हम उनको अगर पकड़ लें, उन पर ढंग से फोकस करके पढ़ लें, एक सही रेंज कवर कर लें, निकल जाएगा एग्जाम, प्री निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये सबसे अच्छी बात है यूपी पीसीएस की।
ठीक है। तो जैसे लेट्स सपोज 90 टॉपिक्स हैं, तो 90 टॉपिक्स को हम फोकस करें इस लेवल पे ले जाकर, क्योंकि 90 टॉपिक्स इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक 90 टॉपिक होंगे जिसमें बोलेंगे भाई ये तो मतलब गलत नहीं होनी चाहिए, ये गलत करने का मतलब है गुनाह हो गया, ये गलत हुआ इसका मतलब है गुनाह कर दिया। नहीं, चाहे वो रिपीट सवाल पूछे इस टॉपिक से, चाहे वो यूपीएससी का पूछ ले, चाहे वो कहीं कहीं पूछ ले, करंट अफेयर्स का पूछ ले, सवाल राइट होना चाहिए। सिर्फ 90 टॉपिक आपको ना पीछे स्क्रीन निकलवा देगा, सिर्फ 90 टॉपिक। बट प्रॉब्लम क्या है, हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं याद रख पाते। हम चाहते हैं, हम लोग ढूंढते हैं जादू के नोट्स। जादू के नोट्स होते नहीं है। जादू आप खुद अपने आप में एक जादू हो। जब चमत्कार की बात करते हो तो आप खुद अपने आप में चमत्कार हो। बट चमत्कार तब देखोगे जब आप फोकस हो गया। अगर फोकस हो जाओगे, बिल्कुल फोकस कर लोगे अपने आप को, तब दो चमत्कार कैसे होता है। ठीक है, आप अभी दूसरों की नजर से एग्जाम को देख रहे हो, मैं कहता हूं आप स्वयं की नजर से देखो एग्जाम को, तब मजा आएगा। तो आपने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी, रिवीजन कर लिया, और आपने जो टारगेट रखे हुए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, उनको आपने याद रखा, और जब आप ये कर लेते हो तो चीजें नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन अब रिजल्ट है। आप तैयारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तैयारी करनी है, तैयारी आप इसलिए कर रहे हो कि अब नंबर मतलब रिजल्ट में लेकर आना है। सिर्फ ये नहीं कि तैयारी कर रहे भाई, चलो भाई, हाँ भाई सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे तैयारी करने आ रहे हैं, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, सब हो गया। नहीं, अब तैयारी का मतलब है कि रिजल्ट में नाम आना, नंबर्स में कन्वर्ट होना, हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग यहीं तक रह जाते हैं, उसमें कुछ लोग यहीं तक रह जाते हैं, लेकिन आप एक स्टेप आकर तीसरे स्टेप ले आ रहे हो, और जब आप ये बुल्स आई हिट करते हो, नंबर्स में आप कन्वर्ट करते हो अपने आप को। यानी जब आप टारगेट करोगे ना, टारगेट, तब आपके रिजल्ट में नंबर्स में कन्वर्ट होगा, वो आपकी मेहनत, तब आगे सिलेक्शन होगा आपका। ये सिंपल है, बट समझना है कि प्रिपरेशन का मतलब क्या। प्रिपरेशन का मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ना नहीं, प्रिपरेशन का मतलब बहुत सारे वीडियोस देखना नहीं, बहुत सारा पीडीएफ पढ़ना नहीं होता। प्रिपरेशन का मतलब है सही, जो हमें टारगेट किया है उस टारगेट को सही तरीके से कवर करना, और उस टॉपिक से का सवाल आए उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, तभी हमारी तैयारी है। अन्यथा फिर हम बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप लेते हैं, टाइम फैक्टर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम फैक्टर। ये टाइम फैक्टर उन लोगों के लिए है जो 30+ वाले हैं, जिसमें वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, एक समस्या आपकी रहेगी भाई, आप में और बाकी लोगों में थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझते हैं। ये जो है, ये ब्रेन है। क्या है? ये आपका दिमाग है, ब्रेन है। ये 18 साल वाला ब्रेन है, ये 30+ वालों का ब्रेन है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ब्रेन जो है ना, एक छन्नी की तरह होता है, उसमें पानी डालो और जिस तरह छन्नी से पानी निकल जाता है, उस तरह से होता है। तो ये एक 18 साल वाले बच्चे का ब्रेन है, जिसमें छन्नी के जो छेद हैं कम है, कम है। तो पानी ऊपर से जाएगा तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाएगा इस वजह से। ठीक है, ये जो रेड रंग की लाइनें हैं, यहां पर इंडिकेट कर रही है किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पढ़ाई कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। अब एक 18 साल का लड़का जो पढ़ता है, तो बहुत थोड़ा बहुत जो है वो निकलता है, बाकी वो रिटेन रख लेता अपने पास, क्योंकि ये छेद कम है। छेद का यहाँ तात्पर्य डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अभी अलग बात है कि आज के जमाने में जो जेनजी आ गए, वो डिस्ट्रैक्शन कुछ ज्यादा है। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से या एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के माध्यम से। बट समझने के पर्पस देखते हैं कि चूंकि 18-20 साल के बच्चों की जिम्मेदारी कम होती है, तो उनके डिस्ट्रैक्शन कम है। ठीक है, उनके फोकस पॉइंट कम है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होता है कि वो ज्यादा रिटेन रख पाते हैं, चीजों को ज्यादा संभाल पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं। बट जब आप 30+ वालों की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो कि फैमिली का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, पति का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, सास का प्रेशर, बहू का प्रेशर, ये वो सब प्रेशर आप पे आते हैं, पैसे का प्रेशर। और आप देखते हो कि यहाँ पर जो छेद है ना, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है वो। इसलिए 30+ वाले लोग मेहनत बहुत करते हैं, एक तो उनके साथ समस्या बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, और फिर वो रख भी नहीं पाते हैं, निकल भी जाता उनका। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एज
एक एज फैक्टर भी होता है। जो जो एज 18 साल के बच्चे का दिमाग होगा वो 30 साल के वाले बच्चे का दिमाग, आदमी का दिमाग नहीं होगा। दोनों दोनों में अलग है, दोनों की फिजियोलॉजी अलग है। ठीक है, तो हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या करें। तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि कुछ ऐसा करके हम रीइंफोर्स करें, मतलब कि हम कुछ सिस्टम बनाए, एक सिस्टम तैयार करें जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सके। ये जो निकल रहा है ये स्लो हो सके, इसको थोड़ा स्लो किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये बेहतर बन सके पेपर। तो इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि भाई रिवीजन करो। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। अब वो सिस्टम आप खुद बना सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। आप जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि रोज रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास 4 घंटे हैं पढ़ाई करने के। ठीक है, आप सबसे पहले आप गए तो पहला जो घंटा है वो आप जो पिछला दिन का जो आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करने में लगाएं। 1 घंटा पूरा रिवाइज करने में लगाएं और अगले 3 घंटे में नया पढ़ें। ये एक सिस्टम बन सकता है। ठीक है, फिर आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे मल्टीपल चीजों को यूज करके आप अपने सिस्टम को और एनहेंस या मजबूत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसा बेहतर समझो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक रहेगा कि आप इस स्थिति में हो, इस स्थिति को समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे आप। जब तक समझोगे सॉल्यूशन नहीं निकाल, इसलिए आप पहले अपनी स्थिति को समझिए इस चीज को लेकर। ठीक है, बाकी जो लोग अपनी समझ पा रहे हैं स्थिति और प्रिपरेशन को लेकर उनके माइंड में कुछ है, और अगर उनको लगता है कि वो मुझसे बात करके चीजों को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप 9919521555 पे मुझसे बात कर सकते हैं। आप मिस कॉल दे देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, मैं कॉल बैक कर लूंगा, मेरी टीम कॉल बैक करा देगी, आपको मुझसे बात करा देगी। ठीक है, आप अपनी जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सब मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इसमें जो भी अपना इनपुट देना चाहूंगा मैं दे सकता हूँ। ये पूरा ऑल सब कुछ फ्री है, कोई ऐसे कुछ नहीं कि चार्जेस लग रहे हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि कॉल्स बहुत आते हैं, तो हो सकता है देर सवेर हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। मैं कॉल सबको करूंगा, चाहे कुछ कुछ हो जाए, मैं कॉल सबको करूंगा, बात सबसे कर लूंगा। और जो आपका अनुभव है और जो मेरा एक्सपीरियंस, दोनों को हम अगर करेंगे तो बेहतर सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो भी आप मुझसे कॉल कीजिए, मैं आप अपना अनुभव बताऊंगा आपको, मैं कुछ और चीजें बता दूंगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, बेसिक लेवल पे हो, कुछ नहीं पता आपको, बिल्कुल ज्यादा कुछ जानकारी भी, तब भी मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको अपनी तरफ से जो भी इनपुट दूंगा उससे आपको बेहतर आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी और आप एक सही डायरेक्शन में आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। खत्म करने से पहले मैं सिर्फ अंत में ये बोलूंगा कि जो मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी कि जब सरकार को लगता है कि 40 साल की उम्र तक लोग पीसीएस बन सकते हैं, तो आपको भी रत्ती भर भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर 30+ की एज है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बोलता है 40 साल की उम्र तक कर सकते हो, आप भी 40 साल की उम्र तक पीछे बन सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बात कहता हूं कि अगर आप 5 साल बाद ही पीसीएस बने ना, तो आज आप जो कर रहे हो उससे बेहतर ही होगा। लेट्स सपोज आप कोई नौकरी कर रहे हो, नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हो, तो 5 साल में आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो लगे रहते हुए भी 5 साल के अंदर पीसीएस बन गए। तो जिस लेवल पे आ जाओगे, तो आज आप नौकरी कर रहे हो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो जिस दिन आप पीसीएस बन जाते हो, एक नई जिंदगी, एक नया सिस्टम, आपकी दुनिया, एक होता है नया जहान आपके लिए खुल जाता है और आप एक नई दौर से एंटर कर जाते हो। तो बिलीव रखिएगा, सब पॉसिबल है। बस थोड़ा सा अपनी मेहनत को सिस्टमैटिक करने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत हो, नंबर दिया है, बात करें। थैंक यू।